कश्मीर है क्या, कश्मीर की कहानी क्या है, कश्मीर में ये उथल पुथल क्यों है, कश्मीर में आतंकवाद कब से है, क्या शुरू से ही कश्मीर ऐसा रहा, आज़ाद हिंदुस्तान से पहले कश्मीर क्या था, आज़ादी के बाद क्या हुआ, कश्मीर के फिर टुकड़े कैसे हुए। तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं और आज कश्मीर की ही कहानी सुनाऊं। करीब 700 साल पुरानी बात है, मतलब 1300 की बात होगी। एक शमशुद्दीन शाह मीर कहते हैं कि इन्होंने कश्मीर की खोज की और ये कश्मीर के हुक्मरान थे शमशुद्दीन शाह मीर। और एक खूबसूरत वादी उसकी तलाश हुई, उसके बाद वहाँ पे मीर की जो पूरी वंश थी फिर वो आगे चली। इस बीच में कई राजा आए, नवाब आए, उन्होंने धीरे धीरे कश्मीर को संवारा, सजाया और चिनार गुलदार की खुशबू जिसके लिए कश्मीर मशहूर है अपनी खूबसूरती के लिए, और धीरे धीरे कश्मीर बनता गया और एक वक्त आया जब इसको ज़मीन के जन्नत का भी नाम दिया गया कि अगर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त अमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त, मतलब ये फ़ारसी है लेकिन ये कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है, तो ये कश्मीरी है। तो कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद आज़ादी से पहले कश्मीर के ऊपर तब कुछ लड़ाई नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और उस वक्त वहाँ पे राजा हरि सिंह की हुकूमत थी। राजा हरि सिंह जो है इसके कश्मीर के राजा थे और उन्हीं के उसमें कश्मीर फल फूल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और इस रियासत पर जो एक्चुअली जो इनका वंश था इसको कहते हैं डोगरा राजपूत वंश, जो राजा हरि सिंह के थे। तो डोगरा राजपूत वंश के का शासन था और राजा हरि सिंह इसके राजा हुआ करते थे। और राजा हरि सिंह जब यहाँ पे थे तो उस वक्त जो कश्मीर, असली जो कश्मीर उस वक्त, चूँकि उस वक्त तक टुकड़ा नहीं हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान भी नहीं हुआ था, तो जो कश्मीर की सीमा थी, जो बॉर्डर था, वो 3 बड़े इंपॉर्टेंट बॉर्डर से टच करता था, एक रूस, एक चीन और एक अफ़गानिस्तान। तो इस हिसाब से भी चूँकि बॉर्डर आप टच कर रहे हैं तो इस हिसाब से इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती थी आपकी सिक्योरिटी की वजह से, आपकी बाकी चीज़ों को लेकर। तो उस वक्त कश्मीर इन बॉर्डर को टच करता था, चीन को, रूस को और अफ़गानिस्तान को। धीरे धीरे उससे पहले की बात जब आज़ादी आई या कश्मीर में हुआ, उससे भी अगर मैं पहले जाऊं तो लद्दाख तब कश्मीर का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लेकिन बाद में डोगरा राजपूत वंश और कि जब वहाँ पे मतलब जो हुकूमत थी तो उन्होंने फिर इसमें लद्दाख को भी मिला लिया, तो कश्मीर का दायरा और बढ़ गया। फिर 1840 में कश्मीर को अंग्रेज़ों से छीन लिया इन्होंने। तब कश्मीर की आबादी करीब 40 लाख हुआ करती थी और बॉर्डर इसके 3 और तीनों अहम बॉर्डर, चाहे वो चीन हो, चाहे रशिया हो, चाहे फिर अफ़गानिस्तान हो। तो और उस वक्त यहाँ पे 40 लाख की आबादी थी और इसमें से 68% आबादी तब भी मुस्लिमों की थी। बात फिर आई बंटवारे की 1947 की। तो उस वक्त हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना। और कहते हैं कि जब पाकिस्तान बना तब कायदे आज़म जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए। और तर्क ये दिया था उस वक्त, एग्जाम्पल ये दिया था कि जैसे गुजरात के जूनागढ़ में हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है तो उसे इसलिए गुजरात को जो है वो हिंदुस्तान को दे देना चाहिए, उसी तरह कश्मीर में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है इसलिए कश्मीर को मुसलमानों को दे देना चाहिए। लेकिन राजा हरि सिंह उस वक्त इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। और कहते हैं कि राजा हरि सिंह उस वक्त ये चाहते थे कि वो एक आज़ाद कश्मीर की तरह उनकी अपनी रियासत चले। हिंदुस्तान में अलग अलग बहुत सारी ऐसी रियासत थी जिन्हें हमने फिर संघ के तौर पे मिलाया उनको हिंदुस्तान के साथ। तो उसमें उस वक्त एक कश्मीर भी रियासत थी। तो पाकिस्तान चाहता था कश्मीर उसके साथ जाए क्योंकि मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है। हिंदुस्तान चाहता था कि कश्मीर हमारे साथ रहे। लेकिन फ़ैसला लेना था आखिरी राजा हरि सिंह को। और राजा हरि सिंह तब तक ये थे कि नहीं, हम एक आज़ाद रियासत के तौर पर रहेंगे, और वो भारत के साथ विलय करने से कतरा रहे थे। इसी बीच में 47 में बंटवारा हो गया और अगस्त के बाद अंग्रेज़ भी चले गए। अब जब अंग्रेज़ चले गए तो विलय की कोशिशें और ये सारी चीज़ें अधूरी रह गई। और
दूसरे हफ्ते में अंग्रेज़ों के जाने के बाद अब सारी चीज़ें फिर भारत और पाकिस्तान के ही ऊपर आ गई कि ये क्या चाहते हैं, क्या होगा। पर हरि सिंह तैयार नहीं थे भारत के साथ विलय करने के लिए। इसी बीच में क्या हुआ कि जो आज़ादी मिली हमें 15 अगस्त 1947 के, उसके ठीक 9 हफ्ते के बाद ही पाकिस्तान बन चुका था। 22 अक्टूबर 1947 को अचानक कश्मीर में जिन्ना के इशारे पर कबायली हमला कर देते हैं और वो श्रीनगर पहुंच जाते हैं। और उनका मकसद ये था कि किसी तरह से कश्मीर को जबरन अपने साथ मिला लिया जाए, पाकिस्तान के साथ मिला लिया जाए, क्योंकि राजा हरि सिंह तैयार नहीं थे। और जब कबायली वहाँ पहुँचते हैं, ये कबायली बिल्कुल ही एकदम जंगली की तरह खूब लूट खसोट करते हैं। उस वक्त जितना मार काट मचा सकते थे, कहते हैं औरतों की, लड़कियों की असमत लूटी गई, इज्जत लूटी गई, मारा गया, लोगों के घरों को जलाए गए और हज़ारों बेकसूर कश्मीरियों का खून बहाया गया। और कबायलियों का ये पूरा जुल्म चलता रहा। अब इन कबायलियों की मदद कर रही थी पाकिस्तान की सेना, और पाकिस्तान की सेना जो है उस वक्त बेशक वर्दी में नहीं थी, लेकिन सारे हथियार, सारी चीज़ें कबायलियों को उन्होंने बढ़ावा दिया। और उसके बाद ये लोग वहाँ पे उस वक्त पहली बार जिन्ना ने उन कबायलियों को और उनके साथ जो लड़ रहे थे मुजाहिदीन का नाम दिया था। और जब ये कबायली आए उसके बाद देखते ही देखते अचानक चूँकि ये हमला हुआ था, तो इन्होंने मुजफ्फराबाद और डोमेल शहर के एक बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया और श्रीनगर के करीब उरी तक पहुंच गए थे। अब एक तरफ जिन्ना कश्मीर पर कबायलियों से हमला करवा रहे थे, दूसरी तरफ कश्मीर की रियासत में बगावत पैदा करने के लिए पाकिस्तान ने एक और चाल चली। उसने जो वहाँ के मुस्लिम सैनिक थे जो राजा हरि सिंह की सेना में रियासत में कश्मीर के, उनको भड़काना शुरू कर दिया इस्लाम के नाम पर और बाकी चीज़ों के नाम पर। और उस कोशिश ये थी कि एक तरफ कबायली हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजा हरि सिंह की सेना में भी बगावत हो जाए, मुस्लिम एक तरफ हो जाए, हिंदू एक तरफ हो जाए। तो इसमें कुछ मुस्लिम जो है वो उस भड़काने में आ भी गए और वो राजा हरि सिंह के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी। और लगातार ये मार काट सब कुछ चलता रहा और ये सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा था। अब हालात इतने ख़राब हो गए उस दौर में, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने हमला किया था और धीरे धीरे करके वो मुजफ्फराबाद, डोमेल शहर से होते हुए उरी तक पहुंच गए थे, वही उरी जिस पे अटैक हुआ था। तो जब ये हालात बेकाबू होते गए, अब चूंकि ये एक आज़ाद रियासत है, हिंदुस्तान उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हिंदुस्तान अलग मुल्क, पाकिस्तान अलग मुल्क और कश्मीर एक आज़ाद रियासत, तो हमारे पास वो पावर नहीं था कि हम घुस के उनकी मदद करें अनऑफिशियली जब तक वो मदद ना मांगे। और चूँकि वो हमारे साथ उन्होंने विलय भी नहीं किया था, तो उस वक्त राजा, जब हालात इतने ख़राब हो गए और मार काट मच रहा था, हज़ारों लोग मारे गए, और फिर ये जो कबायली आए थे पाकिस्तान के इशारे पे, ये भी बेलगाम हो गए और इन्होंने फिर अंधाधुंध कोहराम मचा दिया। ऐसे वक्त में महाराजा हरि सिंह के सामने अब सिर्फ 3 रास्ते थे इन चीज़ों से बचने का, कि पहला जो हो रहा है उसको होने दें, लूट खसोट के बाद वो चले जाएंगे, या फिर जो भी जितनी ज़मीन छीनी है छीन लेंगे, जो बच गया है वो उनके पास बचे। दूसरा ये था कि उन कबायलियों से मुकाबला करें जो हमला जिन्होंने किया है और जो इस तरह से मारकाट मचा रहे हैं। हालांकि ये राजा हरि सिंह के लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी तादाद में फ़ौज और इतने असला बारूद और ये सारी चीज़ें नहीं थी। और तीसरा और आखिरी रास्ता ये था कि वो भारत से मदद लें और कश्मीर को बचा लें। भारत के साथ मुश्किल ये थी कि वो राजा हरि सिंह की मदद किस बिना पे करे, जब तक कि वो मदद ना मांगे। सैन्य कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती थी जब तक कि विलय ना हो जाए। तो ये सारी उधेड़ बुन चलती रही, हालात ख़राब होते गए और अकेले मुकाबला कर नहीं पा रहे थे। तो आखिरकार राजा हरि सिंह ने लास्ट में ये फैसला किया कि वो इस हालात से निपटने के लिए भारत से बातचीत करेंगे, भारत से मदद लेंगे। 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने हमला किया था। 24 अक्टूबर तक वो उरी पहुंच चुके थे, अब कभी भी श्रीनगर पे धावा बोल सकते थे। ऐसी सिचुएशन में 25 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह श्रीनगर से जम्मू पहुंचते हैं, दिल्ली को खबर करते हैं। दिल्ली की नज़र लगातार इन चुके हालात पे, ठीक है मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन सारी चीज़ों पे लगातार नज़र थी। 25 अक्टूबर को ये जम्मू पहुंचते हैं और 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह भारत सरकार के साथ बाकायदा कश्मीर के भारत विलय को लेकर संधि पत्र पर दस्तखत कर देते हैं। इस दस्तखत का मतलब ये था कि कश्मीर अब भारत का हिस्सा है। जैसे ही ये संधि पत्र पर दस्तखत किया जाता है, अब कश्मीर भारत की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो भारत का एक राज्य हो गया है।
और कश्मीर के जो राजा हैं, जो उस रियासत के मुखिया हैं राजा हरि सिंह, उन्होंने बाकायदा मुआहदे पे, इस संधि पे दस्तखत किया। और कहते हैं कि हमलावर जब ये दस्तखत कर चुके थे तो श्रीनगर से सिर्फ 1 मील की दूरी पर थे। अब आगे कुछ भी हो सकता था। तो जब ये दस्तखत कर लिया तब भारत सरकार की जिम्मेदारी आ गई और फौरन भारत सरकार ने फैसला किया कि इन कबायलियों से निपटना होगा। और चूंकि सब कुछ आनन फानन में हो रहा है, एक तो पहाड़ी मोर्चा, जंगी सामान, चूंकि सप्लाई रास्ते पहाड़ी, वहाँ पे पहुँचाना मुश्किल होता है, मैप की कमी, इन सारी चीज़ों के बावजूद भारतीय सैनिकों ने एक के बाद एक वो कश्मीर पहुँचते हैं और कबायली ठिकानों और पाकिस्तानी घुसपैठियों पर हमला बोल देते हैं। अब असली लड़ाई यहाँ से शुरू होती है। धीरे धीरे करके भारतीय सेना जोरी से पहले तक जहाँ जहाँ कबायली घुस चुके थे, कब्जा कर चुके थे, वहाँ से उसको पीछे खदेड़ना शुरू करते हैं। वो पीछे हटते जाते हैं और कबायलियों से ये जो छीनी हुई ज़मीन थी वो हम वापस लेना शुरू कर देते हैं। एक एक चौकी, एक एक इंच ज़मीन के लिए तब लड़ाई होती है। उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज कश्मीर में तब ये सोच कर आई थी कि ताकत के बूते पर एक राजा हरि सिंह उससे निपट लेंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि राजा हरि सिंह अचानक विलय कर लेंगे और भारत के साथ चले जाएंगे और भारतीय फ़ौज जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसलिए उनको अब यहाँ पे मार खानी पड़ी। करीब 8 महीने की जंग चलती है इसके बाद, अक्टूबर के बाद, 26 अक्टूबर के बाद, और 8 महीने ने बल्कि उससे कुछ कम महीने, 2/3 कश्मीर पर भारत फिर से कब्जा कर चुका होता है और भारतीय की जो सेना है वो जीत का परचम लहरा देती है। जो चीज़ें कश्मीर जो पाकिस्तान और कबायली अपने पास ले गए थे, और ये फिर भी लड़ाई छिटपुट चलती रहती है। पूरे 1 साल 2 महीना और 1 हफ्ते तक ये लड़ाई चलती है कबायलियों, पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना के बीच। 1 साल 2 महीने और 1 हफ्ते, और इसके बाद ये लड़ाई ख़त्म होती है क्योंकि मसला अब कश्मीर का संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में पहुंच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद 5 जनवरी 1949, 5 जनवरी 1949 को सीज़ फायर का ऐलान होता है यूएन की अगुवाई में। और इस सीज़ फायर में ये तय होता है कि जो इस वक्त सेना, मतलब 5 जनवरी 1949 को जो सेना जहाँ पर है, जिस हिस्से में है, वो उसका है और उसे ही युद्ध विराम रेखा माना जाएगा। युद्ध विराम रेखा मतलब 5 जनवरी 1949 को जो जिस जगह पर है, जो जिसके कब्ज़े में है, वो उसके कब्ज़े में माना जाएगा और युद्ध विराम रेखा माना जाएगा उसको, जिसको बाद में हम लोग आसान ज़ुबान में कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान के साथ कई हमारी सीमाएं लगती हैं, बॉर्डर लगती हैं, लेकिन LOC सिर्फ जो है वो कश्मीर में है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये UN की वजह से फिर ये हुआ कि जो जहाँ पे हैं, और जब युद्ध विराम जब हुआ तो वो LOC कहलाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाएगा। इस तरह जब ये चीज़ें हो गई, हालांकि इस पर कई बहस होती है 5 जनवरी 1949 को कि अगर हम ना करते तो शायद जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो भी हमारे हिस्से में होता, थोड़े दिन और हम लड़ते, लेकिन उस वक्त के हालात कुछ और थे। नई नई आज़ादी मिली थी, हमारे पास सारे असलहे से लेके बाकी चीज़ों की पूरी तैयारी नहीं थी, और हुकूमत करना, शासन चलाना, सेना, ये सारी चीज़ें, इन सब में हम नए थे, तो शायद और भी कुछ अड़चनें थी। लेकिन खैर 1 साल 2 महीना 1 हफ्ता और 3 दिन के बाद जब ये जंग रुकी और UN के साथ समझौता हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल खींची, तो कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जिसे आज हम लोग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और उसमें जो है गिलगिट, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बालिस्तान शामिल है। जब कबायलियों ने हमला किया था तो ये गिलगिट और बाल्टिस्तान जो है ये हमारे पास था, मतलब राजा हरि सिंह के पास था। ये 2 चीज़ हम लोग नहीं ले पाए और इस तरीके से फिर कश्मीर के टुकड़े हो गए। जो हमारे हिस्से में आया वो हमारे हिस्से में आया, बाकी जो उस वक्त जो सिचुएशन था उस दिन का, तो पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अब ये लड़ाई ख़त्म हो गई। इसके बाद हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का विलय हो गया, हम मिल गए, सब कुछ हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने तब भी, उसके बाद भी कश्मीर को चैन से कभी रहने नहीं दिया, क्योंकि उसके मन में ये था कि कश्मीर को हमें पूरा लेना है। और यही वजह है कि वो लगातार फिर उसके बाद इस तरह की हरकतें करता रहा कि किस तरीके से कश्मीर को अपने कब्ज़े में ले।
अब उसके लिए जो पाकिस्तान ने किया, 48 में जंग, 65 में जंग, 71 में जंग, ये 3 लड़ाई लड़ी हमने। तीनों में पाकिस्तान की हार हुई और फिर भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। कश्मीर को लेकर उसकी जो पूरी कोशिश थी वो जारी रही। इधर कश्मीर में इस दौरान में लगातार चीज़ें बदलती रहीं। उसके बाद कश्मीर नॉर्मल हुआ, शांत हुआ और कुछ चीज़ों के साथ कश्मीर में अपनी सरकार चलती रही, लेकिन आतंकवाद और अलगाववाद तब नहीं था। कहते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने, अच्छा जब राजा हरि सिंह की बात थी कि जब विलय वाली बात और इसके बाद ये सब जंग ख़त्म हो गई, तो उस वक्त वहाँ के माहौल इतने अच्छे और सौहार्दपूर्ण थे कि मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, हिंदुओं की आबादी कम थी। उसके बावजूद जो वहाँ के मुस्लिम थे वो भी चाहते थे कि कश्मीर भारत के साथ चला जाए, कश्मीर भारत में मिले। और इसकी आवाज़ जो वहाँ के कश्मीर के बड़े मुसलमान थे वो हमेशा उठाते थे, और ये चीज़ पाकिस्तान को पसंद नहीं थी। पाकिस्तान की तमाम हरकतों के बाद, 3 जंग हारने के बाद, कश्मीर फिर भी नॉर्मल रहा और करीब 40 साल तक, मतलब ये 47 में सब कुछ हुआ, 3 जंगें हुई, लेकिन उसके बाद भी कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई वहाँ आतंकवादी और टेररिज्म सब कुछ हो। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। धीरे धीरे वहाँ चुनाव हुए, सरकारें आई, कश्मीर डेवलप हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन 1987 में कश्मीर पहली बार अलगाववाद और आतंकवाद की तरफ गया था। हालांकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि कश्मीर के आतंक और अलगाववाद की जो बुनियाद पड़ी थी वो पड़ी थी जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसको अब JKLF हम लोग कहते हैं, जब इसका गठन हुआ था 1977 में, अमानुल्लाह खान ने JKLF का गठन किया था। और एक नाम याद होगा आप लोगों को, मकबूल भट्ट। इसकी जो स्थापना की गई थी वो इंग्लैंड में की गई थी, और भट्ट जो है इसके साथ जुड़ा हुआ था, मकबूल भट्ट। और इस JKLF का मेन जो मकसद था 1977 में वो ये कि आज़ाद कश्मीर, जो 47 में हालत थी कि कश्मीर किधर जाए, राजा हरि सिंह ने समझौता कर लिया, ये वापस फिर से पहली बार इसकी सुबुगाहट 77 में उठती है और इसके लिए JKLF का गठन होता है। और मकबूल भट्ट इस आज़ाद कश्मीर की मांग को लेकर पहली बार एक टेरर की कार्रवाई करता है, और वो 1971 में इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन हाईजैक करता है और भारत पे दबाव बनाता है। लेकिन इस हाईजैकिंग के बाद भारत के दबाव के चलते पाकिस्तान जो है मकबूल भट्ट को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद 2 साल के बाद ही उसे छोड़ भी दिया जाता है। वो वापस कश्मीर आता है, लेकिन कश्मीर आते ही श्रीनगर पुलिस उसको पकड़ लेती है एक इन्फॉर्मेशन की बिना पर, फिर उस पर मुकदमा चलता है। इधर वो जब जेल में था तब उसकी, मकबूल भट्ट की रिहाई के लिए JKLF एक इंग्लैंड में बर्मिंघम में हमारे एक एम्बेसडर थे रविंद्र महात्रे, उनको किडनैप कर लेती है और उनकी रिहाई के बदले में वो मकबूल भट्ट की रिहाई की डिमांड करती है, लेकिन सरकार मानती नहीं है और इसलिए बाद में रविंद्र महात्रे को मार दिया जाता है। रविंद्र महात्रे की मौत के बाद जाहिर सी बात है भारत सरकार इसका बदला लेने के लिए और एक मैसेज देने के लिए फिर मकबूल भट्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई में तेज़ी आती है मुकदमे में, और 11 फरवरी 1984 को 11 फ़रवरी 1984 को मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। कहते हैं कि 84 में जब मकबूल भट्ट को फांसी दी गई तो अभी तक JKLF का जो गठन हुआ था, चूँकि लंदन में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, तो वो सारी चीज़ें बाहर थी। कश्मीर के अंदर आम कश्मीरियों को लेकर कोई इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था और ये लगा था कि ये मामला इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 84 में मकबूल भट्ट की फांसी के बाद पहली बार कश्मीर घाटी में सुबुगाहट आती है और धीरे धीरे फिर ये आवाज़ें उठती हैं, लेकिन अगले 3 साल तक फिर भी सब कुछ नॉर्मल और शांत रहता है। इसी बीच में 1987 में कश्मीर विधानसभा का चुनाव होता है और उस चुनाव में कुछ बड़े नेता हार जाते हैं। जो नेता हारते हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि चुनाव में धांधली हुई थी। तब जो मुख्यमंत्री थे वो फारूक अब्दुल्ला थे, तो ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि चुनाव में धांधली हुई, जानबूझकर धांधली हुई है, ये जो हारे हुए नेता थे पहली बार ये हथियार उठा लेते हैं। हथियार उठाने के बाद अब इनको फिर पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर देता है और यहीं से
अलगाववाद और आतंकवाद पहली बार 1987 में कायदे से कश्मीर में शुरू हुआ। बहुत सारे लोग बेगुनाहों को उस वक्त मारा जाता है, कश्मीर की फिर आज़ादी का नारा बुलंद होता है। और इसी दौरान में हालात और ख़राब होते हैं जब 1990 में अचानक कश्मीर घाटी में और कुछ जगह पे पर्चे बांटे जाते हैं और अब पाकिस्तानी जो सेना है और बाकी है वो आतंकवादियों को ब्रेन वॉश करती है, मुजाहिदीन बनाती है और भेजती है। और जब वो कहा जाता है कि कश्मीर घाटी से तमाम जो हिंदू हैं वो कश्मीर को छोड़ दें वरना उन सबको मार दिया जाएगा, उनको 90 दिन का वक्त दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे हिंदुओं को मारा जाता है, इज्जतें लूटी जाती हैं, घर, पैसे, ये सारी चीज़ें लूट ली जाती हैं। तो इसके बाद हालात ख़राब होते हैं। फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है जो कि 1996 तक लगा रहता है। अब कश्मीर में पूरे जो हालात ये जो हुए एक्चुअली इसके पीछे में कि फिर अलगाववाद और ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, और शुरुआत 1987 में चूँकि चुनाव में जो हारे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन कहते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी ये थी कि पाकिस्तान 3 जंग हिंदुस्तान से हार चुका था, 48 हो, 65 हो, 71 हो, करगिल भी लास्ट जो अगर हम जोड़े, तो पाकिस्तान को ये लग गया था कि सीधी लड़ाई में हिंदुस्तान से जीतना उसके लिए नामुमकिन है। तो जब सीधी लड़ाई में जीत नहीं सकते तो कश्मीर कैसे हाथे आए। तो पाकिस्तान ने फिर पहली बार कहते हैं कि ये मकबूल भट्ट की फांसी के बाद एक नई चाल चली। उसने कहा अपनी फ़ौज और भारतीय फ़ौज के आमने सामने की लड़ाई की बजाय कश्मीर में जहर बोया जाए, कश्मीरी लोगों को भड़काया जाए और अपने यहाँ से मिलिटेंट और जिस तरह के ग्रुप हैं उनको तैयार किया जाए और उनसे कश्मीर में उथल पुथल करवाया जाए ताकि कश्मीर के आम लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए और कश्मीर में ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए कि उसके नाम पे हम इंटरनेशनल पे जाके देखो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कश्मीर को या तो अलग कर ले या अपने साथ करा लें। तो 3 जंग हारने के बाद पाकिस्तान ने सीधी लड़ाई तो लड़ी नहीं, उसने पैतरा ये अपना लिया कि फिर उसने आतंकवाद के ज़रिए कश्मीर में उथल पुथल करना शुरू कर दिया और इसके लिए उसने फिर आतंकवादियों को घाटी भेजना शुरू किया और ये सिलसिला आज 2019 तक जारी है। पाकिस्तान की कोशिश यही है कि अब वो ऐसे लोगों के ज़रिए कश्मीरी लोगों को, जो लोकल लोग हैं उनका ब्रेन वॉश कर, जो उसके आतंकवादी संगठन हैं उनको तैयार कर, अपने फ़ौज, अपनी खुफिया एजेंसी ISI, ये सारी मदद उनकी तरफ से मिलती है। इन लोगों को घाटी में भेजा जाता है और इनको जो है तैयार किया जाता है कि तुम जाकर कश्मीर में उथल पुथल करो और वहाँ पे हालात जो है कभी अमन का ना हो, सुकून का ना हो, तुम ऐसे काम करो। तो कायदे से देखें तो 40 साल तक कश्मीर में कोई इशू नहीं रहा। 1947 25 अक्टूबर जब हमारा संधि हुआ और जब कश्मीर भारत के साथ विलय हुआ, 1947 से लेकर 87 तक, 87 में जब इस चुनाव के नाम पे विधानसभा के धांधली हुई और कुछ नेताओं ने हथियार उठाए, उसके बाद पाकिस्तान ने उनकी मदद की और फिर पाकिस्तान ने अपनी आर्मी या आमने सामने की लड़ाई लड़ने की बजाय वो कश्मीर में आतंकवादियों की आड़ में खूनी खेल खेल रहा है और लगातार खेल रहा है। और यही वजह है कि चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का, इन सारे आतंकवादी संगठनों का जो गठन है, जो इनका जन्म हुआ है, वो कश्मीर के नाम पर ही हुआ है और ये सब कश्मीर के नाम पर ही लड़ रहे हैं। और इन सब की कोशिश एक ही है कि कश्मीर में कभी शांति ना हो और इसी तरह उथल पुथल करके वो अपना फ़ायदा उठाएं। और ये सिलसिला आज 2019 में भी जारी है। तो ये थी पूरी कहानी कश्मीर के जन्म से लेकर कश्मीर के उथल पुथल तक। और इसमें बहुत सारे, जाहिर सी बात है कि अलग अलग फेजेज़ आए और कहते हैं कि इतने सालों में, करीब पिछले 30 सालों में 5000 से ज़्यादा हमारे जवान वहाँ पे शहीद हुए हैं, सिविलियंस की बहुत मौत हुई है और इकनॉमी का बहुत नुकसान हुआ है। बीच में कुछ ऐसे दौर आए थे जब कश्मीर एक तरफ फिर से शांति की तरफ लौट रहा था, लेकिन पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहता कि कश्मीर में जो है वो अमन हो या कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के साथ रहें। तो वो उनको बरगलाने की, उनको भड़काने की, उनको जिहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, आज़ादी के नाम पर भड़काता रहता है। और यही उसकी कोशिश है जो आज भी जारी है। वो कभी हमें उरी की शक्ल में, कभी पठानकोट की शक्ल में, कभी मुंबई अटैक की शक्ल में, कभी